तो साफ है कि योगी आदित्यनाथ को यह लगता है कि कानून व्यवस्था पर उनका किया गया काम ये लोगों तक सबसे ज्यादा पहुंचाना जरूरी है, जो वो महसूस भी कर रहे हैं उनके मुताबिक। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम साहब, और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील सिंह साजन जी। बहुत बहुत स्वागत है जफर साहब और सुनील जी आपका। आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर इन चार चेहरों में से किसके लिए कौन सा फैक्टर काम कर रहा है और कौन सा किसके खिलाफ जा रहा है। तो योगी आदित्यनाथ के लिए जो हमारा सर्वे है ग्राउंड जीरो रिसर्च का, उसमें सबसे ज्यादा नंबर इनको कानून व्यवस्था पर लोगों ने दिए हैं कि हां इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सुधारा। जफर साहब तो इसमें हामी भरेंगे ही, इसलिए मैं पहले सुनील जी आपकी राय इस पर जानना चाहता हूं। जी अब देखिए, आपका सर्वे है। मैं केवल ये कहूंगा कि यही योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता कप्तान के घर घुस गए थे, जो जिले के मुखिया होता है पुलिस का, और उसके बीवी बच्चे छिप करके भाग रहे थे, डर के आवाज दे रहे थे। वो दृश्य भी हम लोगों ने देखा है। यही बुलंदशहर में सुबोध सिंह इंस्पेक्टर की हत्या के बाद वो हत्यारे जब जेल से छूटते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता फूल माला पहनाते हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लेते हैं। वो बीजेपी के नेता हो जाते हैं। कानून व्यवस्था पर जब बात आएगी तो पिछले 5 साल में आप ना उन्नाव को भूल पाएंगे, ना हाथरस को भूल पाएंगे, ना लखीमपुर को भूल पाएंगे, ना गोरखपुर को भूल पाएंगे, और ना ही आप लखनऊ को भूल पाएंगे जी। तो मुझे लगता है कि जनता के बीच सब कुछ साफ है। जनता को फैसला करना है। ये सर्वे सच भी हो सकते हैं, सर्वे झूठे भी हो सकते हैं जी। लेकिन जो फैसला जनता का आएगा वो झूठा नहीं होगा, वो सच्चा सर्वे होगा और सच्चा फैसला होगा। तो हम चरण वाइज उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का किसान, बेरोजगार नौजवान, अगड़े पिछड़े, दलित, मुसलमान, जितने भी धर्म जाति के लोग हैं, सब लोग अपना फैसला सुनाएंगे। ठीक है सुनील भाई, हम आपके पास लौटेंगे। अब जरा लॉ एंड ऑर्डर की बात जफर भाई चूंकि हो रही है तो शुरुआत जरा उसी से करते हैं। 44% जो है वो ये कहते हैं कि काफी सुधार हुआ है। क्या आपको लगता है ये परसेंटेज काफी है या इससे ज्यादा, इससे बेहतर भी हो सकती थी? और दूसरा ये कि अब जब दोबारा मौका मिलेगा, क्योंकि अभी आपने सुनील जी को सुना, वो ये कह रहे थे कि जनता तय करेगी। देखिए, जाहिर है जनता तय करेगी, तय तो जनता ही को करना है। ये भी जो आपने सर्वे दिया है वो जनता ही का सर्वे है। कोई आपने अपने घर में कोई मैन्युफैक्चर तो किया नहीं, ये भी जनता का है। इसको कह देना कि जनता झूठ कह रही है इस सर्वे के बारे में, तो ये तो बड़ा जनता के प्रति जो है वो एक तरह का विरोध है। उनको अपमानित करने की बात जो है सुनील सिंह जी ने की, इसलिए कि जनता ने ये आपको, चाहे वो 44% हो, चाहे 40% हो या 64% हो, ये जनता की आवाज है। और मैं कह सकता हूं विद कन्विक्शन जनता की आवाज में कि जनता वहां जनार्दन है, और जनता की जो उम्मीद है उस पे हमारी सरकार जो है वो खरी उतरी है, और हमें पूरा भरोसा है कि हमने जनता का विश्वास प्राप्त है, और हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत से, जैसे पिछले बार जफर साहब देखिए, हमने सर्वे तो पहले भी दिखाया था। उसके साथ आज ये सर्वे का जो है वो अलग हिस्सा हम यूं इसलिए दिखा रहे हैं कि आज हम ये बात करें कि आपके लिए कौन सा फैक्टर काम करता। अगर आप दावा करते हैं कि आप सरकार में आएंगे तो वो कौन सी एक चीज है जो सबसे ज्यादा फायदा आपको पहुंचाएगी, और ऐसे ही सपा के लिए कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा मजबूत है, या आपकी वो कौन सी कमजोरी है जो अखिलेश यादव को मजबूत बनाती है। हम ये देख रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्वीट करते हो, जब बोलते हो वो बोलते हैं माफिया को भगा दिया, गुंडे को भगा दिया, सपा ने गुंडाइयों को, सपाइयों को, बवालियों को टिकट दे दिया है। क्या आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस सरकार का सबसे बड़ा काम लॉ एंड ऑर्डर ही है? नहीं, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एक चीज है, लेकिन साथ साथ हमने जो लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी परेशानी थी, वहां की जनता त्राई करती थी, इसलिए इसको आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि जनता अगर परेशान रहे तो उसकी परेशानी का सबसे बड़ा सबब जो है वो वहां का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था, गुंडागर्दी थी, एंटी सोशल एलिमेंट्स वहां आम नागरिक को जीने नहीं दे रहे थे। तो उनको जब तक सांस लेने आपका मौका नहीं देंगे तो वो सांस लेने के खुली हवा में खुशी सांस ले सकते हैं। वो जो है सिचुएशन हमने लाकर यहाँ पर दी है। दूसरी बात जो है, वहां पर अगर आप देखिए तो इकोनॉमी
आज तेजी से जिस तेजी से बीमारू स्टेट को आगे तेज रफ्तार से जो विकास के पटरी पर रखा और विकास के रोड पे जो तेजी से दौड़ रही है वो उत्तर प्रदेश की सरकार है। आप ब्यूरोक्रेटिक जो रेड टेपिज्म जो है उस वहां कितना था आज वो सारे मुद्दे आगे आएंगे, उन सब वो सारे मुद्दे और उस पर क्या रिपोर्ट कार्ड है आपका वो मैं आगे दिखाऊंगा। लेकिन अभी आपने जो एक आपने वाक्य कहा, सांस नहीं ले पाते थे, अब उत्तर प्रदेश में व्यक्ति आजाद है, पहले सांस नहीं ले पाते थे, इसका जवाब दें सुनील जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोल सकती है। अगर सांस नहीं ले पाते थे तो कैसे इतने रोजगार थे, कैसे एक्सप्रेसवे बन गया, कैसे मेट्रो आ गई, कैसे 20 लाख लैपटॉप उत्तर प्रदेश में बंट गए, कैसे 55 जिलों को 4 लाइन से जोड़ दिया गया, लोहिया आवास दिए गए। देखिए 10 डायल 100 किसके समय में आया? जो सबसे बेहतर पुलिस को गाड़ियां या टेक्नोलॉजी या थानों को ऑनलाइन किया, किसने किया? क्या योगी आदित्यनाथ जी ने किया? क्या डायल 100 को 112 कर देने से ये उपलब्धि होती है क्या? नहीं, ये तो ठीक है सुनील साहब, लेकिन ये कहते हैं कि डायल 100 दे देने से और पुलिस को अच्छी अच्छी गाड़ियां दे देने से ये कैसे सुनिश्चित होता है कि पुलिस काम ठीक कर रही है? नहीं, क्यों नहीं होता है? जब पुलिस को आप आधुनिक चीजें दे देंगे, पुलिस को टेक्नोलॉजी से जोड़ देंगे, पुलिस के पास गाड़ियां होंगी और 100 नंबर पे कोई फोन करेगा तो डायल 100 की गाड़ी अलग से जाएगी, थाने का उसका कोई मतलब नहीं। 10 मिनट में 20 मिनट में टारगेट था कि आपको घटनास्थल पे पहुंचना है, तो कैसे नहीं अपराध? नहीं, ये तो ये कह रहे हैं ना, वो ठीक है, चलिए मैं आपकी बात मानता हूं। आरोप आप पर यह कि वो पुलिस 10 मिनट में पहुंच करके ये चेक करती थी, अच्छा कौन सी जाति का है और कौन से धर्म का है, और उसके हिसाब से या तो पकड़ती थी या छोड़ देती थी। देखिए, धर्म और जातियां तो इस सरकार में चेक हुई हैं। एक विभाग में बांदा में भर्ती होती है, केवल एक बिरादरी को नौकरी मिल जाती है, सारी नौकरियां, और वो किस बिरादरी के होते हैं? जिसके मुख्यमंत्री हैं। तो कम से कम ये जाति पर ये लोग बात ना करें। इनके जाति वाले जितने अपराधी वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बाहर हैं, वो अपनी कंपनी चला रहे हैं, उनके यहां बुलडोजर नहीं गया। किसानों को रौन देने वाले के यहां अभी तक बुलडोजर नहीं गया, वो गृह मंत्री बना बैठा है। तो जिस पर मुकदमे थे जी, दंगे के, मारपीट के, हत्या के, वो लोग तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन गए जी। तो जब माफिया सब सरकारी चला रहे थे तो आप माफियाओं में भी वो कर रहे हैं कि ये माफिया हमारा, ये माफिया इनका। जात के आधार पे, धर्म के आधार पे माफिया ढूंढ रहे हैं। चलिए, तो आपने इस बहाने ये माना कि आपका भी कोई माफिया था? आपने कहा इनका माफिया, उनका माफिया, आपका भी कोई था? अपराधी किसी भी जाति धर्म का नहीं होता है, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। अच्छा, और दो अपराधी के खिलाफ जब कार्रवाई हमारे साथ दो कोई मेहमान, नहीं पंकज, बोलेगा। दो मेहमान और जुड़ गए हमारे साथ संजय कुमार जी जुड़ गए, चुनाव विश्लेषक हैं, जाने माने CSDS से। संजय जी, आपका स्वागत है। और प्रमोद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, अभी समाजवादी पार्टी छोड़कर, और यादव परिवार के रिश्तेदार थे, अब बीजेपी में आए हैं। आपका भी स्वागत है। एक बार पंकज, हमको ये संजय जी से जरूर जानना चाहिए, क्या उनकी नजर में भी लॉ एंड ऑर्डर वाकई सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश? बिल्कुल। तो संजय जी, सवाल हमारा यही है, चूंकि हमने लॉ एंड ऑर्डर का ओपिनियन पोल हमने सबसे पहले बताया, 44% जो लोग हैं वो ये कहते हैं, बीजेपी की जो गवर्नमेंट रही है, कि सुधार हुआ है 44%, और खास बदलाव नहीं 31% लोग बोल रहे हैं, और खराब हालात जो हैं वो 25% लोग बोल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वाकई ये जो चुनाव हैं इस बार के, उसमें ये बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है? देखिए, चुनाव में ये मुद्दा तो नहीं होगा, चुनाव इन मुद्दे पर नहीं लड़ा जाएगा। लोग जब वोट देने जाएंगे तो ये सोच के नहीं देंगे कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है। लेकिन जो आपके जो आंकड़े बता रहे हैं, ये बिल्कुल उसी स्थिति को बयां करती है जो जनता के मनस्थिति में है। अगर आप लोगों से पूछे सचमुच, तो लोग कहते हैं कि पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सुधरी है। संजय जी, ये सवाल इसलिए भी हमने आपसे पूछा क्योंकि हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो इस वक्त फील्ड में हैं, जब वो लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं कम से कम अब हम चैन की सांस ले सकते हैं। महिलाएं, लड़कियां, वो ये कहते हैं कि अब हम देर रात जो है वो भी अपने घर वापस लौट सकते हैं या बाहर जा सकते हैं। तो एक बड़ा बदलाव उन्होंने महसूस किया, ये लोग कहते हैं। बिल्कुल पंकज, मैं इसी बात का तो जिक्र कर रहा हूं। इसी चीज को सर्वे क्या कर रहा है? सर्वे एक आंकड़ों के नजरिए से आप तक पेश कर रहा है, दर्शकों तक पेश किया जा रहा है कि 44% यूपी के मतदाता ऐसा समझते हैं कि सुधार हुआ है।
तो बिल्कुल ऐसी स्थिति हमें भी दिखाई पड़ती है। लेकिन इन मुद्दों पर क्या वोटर अपना वोट डालेगा यही सोचते हुए कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सुधरी है, इसी के लिए योगी सरकार को दोबारा वोट दे दिया जाए, मुझे लगता है ये उनके दिमाग पर नहीं होगा। कई और चीजें हो सकती हैं, लेकिन इस मुद्दे पर वोट नहीं पड़ेगा। ये चुनाव का मुद्दा नहीं होने वाला। आप ये बताइए कि जैसे योगी जी हैं, योगी जी आजकल जितनी बार बात कर रहे हैं, कोई बयान दे रहे हैं, कोई ट्वीट कर रहे हैं, उसमें वो यही बातें गिना रहे हैं कि देखो सपा सरकार में ये होता था, देखो सपा ने किस दंगाई को टिकट दे दिया, ये पलायन कराने का जिम्मेदार था। वो चाहते हैं कि वोटर के दिमाग में ये बात बैठे कि मैंने सबसे बड़ा काम यही किया है। आप कह रहे हैं कि ये कम से कम चुनाव में उनको मदद नहीं करेगा, लेकिन क्यों? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चुनाव में मदद नहीं करेगा। ये सचमुच योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि एक लार्जर नैरेटिव हो, लोग इस बात का ध्यान रखें, एक एक मुद्दों को से हटकर लोग सिर्फ ये देखें कि भाई दोनों सरकार में सबसे बड़ा फर्क क्या है। और इस फर्क को बताने के लिए योगी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि देखो सबसे बड़ा फर्क क्या है। सबसे बड़ा फर्क ये है, बाकी छोटी छोटी चीजों को छोड़ दीजिए, प्राइस राइज, वो आज महंगाई है कल कम हो सकती है, भ्रष्टाचार। लेकिन बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा यह है, जब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था खराब हो जाती है, आपको हर दिन इसका सामना करना पड़ता है। और जब हमारी सरकार होती है, जब बीजेपी की सरकार होती है, तो अमन चैन होता है। तो एक बड़ा नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, और इस नैरेटिव के अंदर में और छोटे छोटे नैरेटिव्स हैं। ठीक है, प्राइस राइज, जैसे मैंने कहा, महंगाई आज है कल कम हो सकती है, आज बेरोजगारी थोड़ी ज्यादा है कल कम हो सकती है, लेकिन ये जो बड़ी बात है, आप अमन चैन से जीवन जी सकते हैं अगर बीजेपी का शासन है। और अगर अखिलेश यादव के नेतृत्व में एसपी की सरकार आती है तो आप अमन चैन की जिंदगी नहीं जी सकते, क्योंकि आए दिन छीना झपटी और तमाम तरह की घटनाएं होती हैं। इस बात को उजागर करने के लिए योगी आदित्यनाथ इस बात को स्ट्रेस दे रहे हैं। ठीक है जफर भाई, जरा आपसे आपके पास लॉ एंड ऑर्डर वाले मुद्दे पर एक बार मैं फिर सौरभ जाना चाहूंगा। देखिए, आप जब जब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, 44% हालांकि परसेंटेज मिला है आपको जब हमने ओपिनियन पोल किया है, लेकिन अभी आपने सुनील जी को भी सुना, वो हमेशा उन्नाव, हाथरस, लखीमपुर खीरी, उसके अलावा गोरखपुर और लखनऊ गिना देते हैं। क्या जवाब आप है उस पर? देखिए, हमने कहा कि वहां पर हादसा हो सकता है, कोई इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो उस प्रदेश से ख़त्म हो चुका है। जिसको पैटर्नेज हो, सपोर्ट हो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। आप इसको समझिए कि अगर कोई वहाँ पर अपराध हो रहा है, अपराधियों को एक तो फिर बहुत संगठित तरीके से कर रहे हैं, और दूसरे उनको प्रोत्साहन भी किया जा रहा है और प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है। ये सब चीज़ें जो है वहाँ उत्तर प्रदेश से ख़त्म हो चुकी है। इसलिए एंटी सोशल एलिमेंट्स, हम ये नहीं कह रहे कि 100% एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है वो हमारे मुख्यमंत्री जी भी ऐसा नहीं कह रहे थे। कह रहे थे अब वो भागते भागते फिर रहे हैं, खुद से आके सरेंडर करते हैं, क्राइम करने की वजह से सरेंडर करते हैं। आप देखिए ऐसे सरेंडर करते हैं आके, मतलब ये फर्क साफ है, सुनील जी को दिख रहा होगा। और जो क्राइम करता है उसको भागना पड़ता है। अच्छा, एक बार जफर साहब, एक बार मैं अगले मुद्दे पर बढ़ा, बड़ा मुद्दा है ये। उससे पहले अभी जो संजय कुमार जी ने बोला कि भले ही लोगों के दिमाग में ये वोटिंग करते वक्त कोई बहुत बड़ा फैक्टर ना रहे, लेकिन लोग इतने हैं, वो भी कह रहे हैं कि लोग ये महसूस करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ है सपा सरकार के बदले में। इस पर एक छोटा जवाब दीजिए सुनील जी, मैं अगले मुद्दे पर जा रहा हूं फिर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सर सुनील जी से पूछ रहा था, जफर भाई सुनील जी से पूछ रहा था। मैं भी एक सवाल इस पे कर देता हूं। मैं भी एक जरा सा थोड़ा सा टिप्पणी कर देता हूं तो सुनील जी, मैं अभी जफर भाई को मैं कह रहा हूं कि सुनील जी, जफर भाई कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सुनील जी 10 अरे सेकंड, सुनील जी आपसे ही कुछ सवाल कर रहे हैं, वो आपसे ही सवाल कर रहे हैं, दोनों बातों का उत्तर दे दीजिएगा। बोलिए जफर जी। सुनील जी बहुत ही मतलब सीजन और बहुत ही उनका बहुत ही माने जाने सेफोलॉजिस्ट हैं। उनके शान बान में सब मैं सिर्फ तारीफ ही कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक ऑब्जर्वेशन जो है वो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। शायद मेरी इग्नोरेंस हो सकती है कि इसलिए मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चीज़ एक आदमी महसूस करता है उसकी ज़ाती ज़िंदगी में, उसका प्रभाव उसके कॉन्डक्ट में होता है। अगर मुझे तकलीफ खत्म हो गई तो मैं चैन की सांस लेता हूँ, मेरे चलने का रंग ढंग बदल जाता है। वही है फ़र्क है, और वो जब वो वोट देने जाएगा तो उसको याद आएगा हर चीज़। अरे ठीक है सुनील जी जवाब दीजिएगा इस बात का। मैं अगला मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है सुनील जी। देखिए ऐसा है जफर भाई, जुमले दे देना बड़ा आसान होता है,
अच्छे दिन आएंगे, क्या किसी के अच्छे दिन आ गए? आपने कहा अब लोग सुकून से जी रहे हैं, आपने पिछड़े दलितों का आरक्षण छीन लिया, रोज बेरोजगारों को लाठी दी सुनील है। साहब, मुद्दे पे क्या चलेंगे, हाथ रस्ता- मुद्दे पे चलेंगे, अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। संगठित अपराध नहीं था क्या? नहीं, हाँ। मैं आ रहा हूं उसी मुद्दे। नहीं, अरे मैं उसी पे आ रहा हूं। बोलिए। आपने कहा कि अब संगठित अपराध नहीं हो रहा है। हाथरस की घटना क्या थी? संगठित अपराध नहीं था। उन दरिंदों को आप लोग राष्ट्रवादी नहीं बता रहे थे। योगी सरकार के बड़े अधिकारी, आपके बड़े प्रवक्ता उनको राष्ट्रवादी नहीं बता रहे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट से जब माननीय न्यायालय हस्तक्षेप करता है तब फिर वो बलात्कारी होते हैं। जब तक माननीय न्यायालय ना कहे तब तक वो राष्ट्रवादी होते हैं। तो ये कानून व्यवस्था है, यह है सुकून की सांस। इसको कह रहे हैं कि सुकून की सांस, इसको कह रहे हैं कि कोई भी बेटी रात को 12 बजे निकल सकती है जी। अरे आपके राज्य में बेटी अपने घर से नहीं निकल सकती है। नहीं, ये ठीक है ये बात। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं हमारे सर्वे ने जो दिखाया वो हमने दिखा दिया। ऐसा तो नहीं हमने कह दिया कि 80% लोग कह रहे हैं, 44% लोग कहते हैं ये बात कि हाँ ठीक हुआ है। और यहाँ संजय जी बैठे हैं, संजय जी से तो हमने उन्होंने हमारे लिए सर्वे नहीं किया है, वो यहां पर एक इंडिपेंडेंट जानकार के तौर पर बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ उनकी जानकारी में भी लोग ऐसा महसूस करते हैं। हाँ, ये उनका विचार हो सकता है, हम उनके विचार के खिलाफ नहीं है, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। हमने लॉ एंड ऑर्डर की जो बात की वो सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बिजली का मुद्दा। यानी योगी राज में बिजली कितनी बेहतर हुई है। तो ये अगर हम आपको बताएं तो सुधार हुआ है। सुधार यदि हुआ है तो क्या 53% जो है उसमें सुधार हुआ है। यानी बिजली की जो दशा लगातार तंज कसते रहते थे। अखिलेश यादव जो बात कह रहे थे कि हम बिजली को बेहतर बनाएंगे, तो उस पर तंज कसा था योगी आदित्यनाथ कि आपके राज में तो बिजली नहीं आती थी। तो योगी राज में बिजली कितनी बेहतर हुई, सुधार हुआ। 53% लोग जो हैं वो ये बात कह रहे हैं। उसके अलावा खास बदलाव नहीं हुआ, ये कह रहे हैं 26% लोग, 26% लोग ये कह रहे हैं। और हालत बिजली की खराब रही, ये कह रहे हैं केवल 21% लोग। तो ये कुल मिलाकर सौरभ, बिजली के बारे में अगर हम देखें तो ये योगी राज में बिजली किस तरह की कंडीशन रही है वो लोग देखिए, उत्तर प्रदेश का ये बड़ा मुद्दा है, इससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि यूपी में बिजली को लेकर के बड़े अरसे से लोग जो हैं वो त्रस्त रहे हैं। अब योगी राज में 53% लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हाँ ठीक हुई है, दशा बेहतर हुई है बिजली आने की। हमारे साथ अब अमिताभ भूषण भी जुड़ गए, जिन्होंने सर्वे किया है ग्राउंड जीरो रिसर्च के। अमिताभ, स्वागत है आपका। मुझे बताइए कि आप लोग जब गए लोगों के बीच में, तो बिजली की बात पर लोग कितना इंटरेस्ट लेते थे, या आपके पूछने पर बात कहते थे, या लोगों को स्वतः ये था कि हाँ नहीं बिजली तो एक मुद्दा है जो बेहतर हुआ है? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो हमने क्वालिटेटिव किया था। उस दौरान जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि वाकई मसले क्या हैं उत्तर प्रदेश में। तो उसमें बिजली एक प्रमुख मसला रहा है। और बाद में जब ओपिनियन पोल के जरिए, क्वेश्चनायर के जरिए लोगों से ये पूछा गया तो मतदाताओं ने बहुत साफ तौर पर राय जाहिर की है। और दूसरी बात मैं इसके साथ ये भी जोड़ना चाह रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले संजय जी ये कह रहे थे कि कानून व्यवस्था के सवाल पर मतदान होगा नहीं होगा, वो कहना मतलब वो उसको मान रहे थे कि ऐसा होता नहीं अमूमन। लेकिन इसको भी मैं बिजली हो या कानून व्यवस्था का सवाल हो, जिन पैमानों पर आप देख रहे हैं पूरे आंकड़े के, ये पैमाने वाकई चुनाव में महत्वपूर्ण है। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जब आप देखेंगे तो जहां लोगों के नलके चोरी हो जाते थे, जहां खेतों में पानी के लिए वो जो व्यवस्था बना के रखते थे वो चोरी होता था, वहां जब वो रुका तो उससे भी असर पड़ता है। उसी तरीके से बिजली भी है। बिजली जिन घरों में नहीं थी, जहां तक वायर नहीं पहुंचा था, जहां तक वायर पहुंच गया बिजली नहीं पहुंची थी, उन घरों तक जब बिजली पहुंचती है तो जाहिर तौर पर ठीक है ये तबका बहुत छोटा है, पर ये महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि ये महत्वपूर्ण आप कह रहे हैं कि लोग आप कह रहे हैं कि दोनों मुद्दों पर लोगों की राय योगी जी के लिए बेहतर है, और दोनों मुद्दों पर वो वोट के दौरान भी असर पड़ेगा। अगर संजय जी हमारे साथ अगर इस वक्त मौजूद है, मैं कमेंट उनका लेना चाहूंगा। संजय सिंह जी हमारे साथ अगर हैं तो स्क्रीन पर लाएं। संजय जी, अमिताभ जी की बात आप अभी सुन रहे थे। अमिताभ जी ने ये सर्वे किया है। पहले तो वो आपकी पुरानी बात लॉ एंड ऑर्डर वाली बात पर जो उनकी प्रतिक्रिया थी, आपको लगता है कि शायद वो वोटिंग के दिन बहुत मुद्दा ना रहे, उनको लगता है कि होगा। बहरहाल ये आप दो सिफारिश के बीच की बात हो गई। लेकिन ये जो बिजली वाली बात है, बिजली को लेकर के आप लोगों के बीच में क्या सुनते हैं? नहीं, जो आंकड़े जो दिखा रहे हैं बिल्कुल ऐसी हकीकत हमें ग्राउंड जीरो पर भी, मतलब ग्राउंड पे भी दिखाई पड़ती है अगर आप लोगों से बात करें। लेकिन इस तरह के आंकड़ों को, जैसा वो कह रहे थे कि कुछ लोगों के लिए असर पड़ता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए इस पर फर्क पड़ता है,
शहरी और ग्रामीण इलाकों में बांट के थोड़े देखने की जरूरत है इन मुद्दों पर कि शहरी इलाकों में क्या सचमुच इसमें सुधार हुआ है, क्योंकि हमें ध्यान रखना चाहिए ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं की तादाद बहुत ज्यादा है। तो अगर ग्रामीण इलाके के मतदाता ऐसा सोचते हैं तो इसका फर्क तो जरूर पड़ेगा बीजेपी के वोट पर। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो पिछले 5 साल में जो बिजली की स्थिति रही है और उसके पहले जो 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार रही थी, दोनों में अगर तुलना करें तो पॉजिटिव है ओपिनियन लोगों के बीच में। और यही पॉजिटिव ओपिनियन आंकड़ों के नजरिए से हम दर्शकों को, आप दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो सर्वे से हमारे सामने आ रहा है, 53% लोग कहते हैं कि बिजली की स्थिति में सुधार हुआ है। तो कुल मिलाकर के एक पॉजिटिव व्यू है बिजली के बारे में भी, कानून व्यवस्था के बारे में भी। जी सुनील जी और अखिलेश जी तो बार बार जिक्र भी करते हैं बिजली का। आप 300 यूनिट अब फ्री बिजली देने की बात कह रहे हैं, आप सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देने की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं नए पावर प्लांट लगाएंगे। सर्वे ये कह रहा है कि बिजली की परिस्थिति आपकी सरकार से इस सरकार में लोग बेहतर पा रहे हैं। देखिए, मैं केवल एक बात कहूंगा, सर्वे के बारे में मुझे कोई बड़ी जानकारी नहीं है, ना मुझे बहुत ज्ञान है कि सर्वे कैसे होता है। लेकिन इतना जरूर जानकारी है कि पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने एक भी यूनिट बिजली उत्पादन पे काम नहीं किया है। तो बिजली उत्पादन पे कोई काम नहीं हुआ है और बिजली बहुत आ गई है, सब कुछ ठीक हो गया है, ये तो भगवान मालिक हैं, या तो सर्वे वाले लोग बता सकते हैं। नहीं, इसका जवाब मैं आपको देता हूं कि ये मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूं बिजली पर, लेकिन मुझे एक बिजली के एक्सपर्ट ने ये बात बताई थी इसी बात पर जो आप कह रहे हैं। इसका एक जवाब, मेरी बात पूरी हो जाने। नहीं अभी भाई सिर्फ इसका आपने जो कहा, आपने जो कहा मैं केवल ये बता रहा हूं। आपने कहा बिजली पैदा की नहीं ज्यादा तो दे कैसे दी। इसका एक जवाब एक्सपर्ट देते हैं। एक मैंने एक्सपर्ट से पूछा, किसी नेता से नहीं, उसने कहा कि बिजली देने के लिए पैदा हो राज्य में ये जरूरी नहीं है, बिजली तो बाहर से भी आ जाती है। बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। हाँ, ठीक बात है, मैं उसी पे आ रहा था कि भाई बिजली अगर नहीं है तो बिजली खरीदी जाएगी, खरीद के दी जाएगी। लेकिन हम केवल ये जानना चाहते हैं कि जितने बिजली के मीटर लगे हैं और जितने बिल आए हैं उन पर सर्वे हुआ कि नहीं हुआ। गांव में कितने घंटे बिजली आ रही है उस पर सर्वे हुआ कि नहीं हुआ। किसान को कितनी बिजली मिल रही है उस पर सर्वे हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, हो सकता है कि हम गलत हों, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यह भी हो सकता है कि सर्वे गलत हो। बिल्कुल हो सकता है, दोनों बातें 100 आपसे सहमत हूं। जो मुझे जानकारी वो मैं बता रहा हूं। मैं केवल ये अभी महसूस करता हूं कि उत्तर प्रदेश में बिजली एक बड़ी समस्या अभी भी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 300 यूनिट बिजली हम मुफ्त करेंगे सबके लिए, और जो किसानों की बिजली है, जो ट्यूबवेल की बिजली है जिससे वो सिंचाई करता है, वो 100% फ्री करेंगे। ठीक, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है पंकज। बिल्कुल, हम इस मुद्दे पर रहेंगे, बिजली वाले मुद्दे पर, लेकिन बड़ी खबर उत्तर प्रदेश बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई है, वो जरा दर्शकों को हम बता दें। तो ये जो दूसरी लिस्ट है इसमें हाथरस से अंजुला माहौर को बीजेपी का टिकट मिला है। उसके अलावा सादाबाद की बात करें, यहां से रामवीर उपाध्याय को बीजेपी का टिकट मिला। हाथरस से अंजुला माहौर को बीजेपी का टिकट मिला है। उसके अलावा सिरसागंज से अगर हम बात करें, हरिओम यादव को यहां से बीजेपी का टिकट मिला है। सादाबाद से रामवीर उपाध्याय, टुंडला से प्रेमपाल सिंह धनगर को बीजेपी का टिकट मिला है। रायबरेली से अदिति सिंह, जो कि पहले कांग्रेस में थी, बीजेपी में आई हैं, उनको, और इसके अलावा मैनपुरी से जयवीर सिंह को माफ कीजिएगा टिकट मिला है बीजेपी का। तो ये दूसरी लिस्ट बीजेपी की आई है, हम एक एक करके आपको नाम बता रहे हैं। रायबरेली से अदिति सिंह, जो कि पहले कांग्रेस से विधायक थी, बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया, उनको टिकट मिला। मैनपुरी से जयवीर सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया। उसके अलावा टुंडला की बात करें तो यहां से प्रेमपाल सिंह धनगर को बीजेपी का टिकट मिला है। तो दूसरी लिस्ट सौरभ अभी आई है बीजेपी। आज बड़ी चर्चा थी कि आज ये लिस्ट जारी हो जाएगी, और वो लिस्ट जारी हो चुकी है, और बड़े नाम जो है हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। कई सीटों के बारे में हमने बात की। हाथरस से अंजुला माहौर, सादाबाद से रामवीर उपाध्याय बीजेपी के उम्मीदवार हैं, रायबरेली से अदिति सिंह, जो कि माना जा रहा था वैसा ही होगा, मैनपुरी से जयवीर सिंह, टुंडला से प्रेमपाल सिंह धनगर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो इसके और जैसे जैसे नाम आते जाएंगे हम आपको बताएंगे। और नेता भी बैठे हैं हमारे साथ, चुनाव विश्लेषक भी बैठे हैं, सब जानते हैं कि चुनाव में टिकट वितरण
ये शायद कई बार तो ये तमाम मुद्दों पर भारी पड़ जाता है कि आपने टिकट कैसे व्यक्ति को दिया है, उसके साथ कौन से समीकरण चलते हैं। तो इस चुनाव में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक बार संजय जी से मैं जानना चाहता हूं, संजय जी, टिकट वितरण को लेकर के आपकी क्या राय है? इसके ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है? और अभी तक जो लिस्टें आपने देखी हैं और जैसे आरोप योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव की पहली लिस्ट पर लगा रहे हैं, आपको इसमें कौन आगे दिखता है? देखिए, टिकट वितरण का भी अपना महत्व है, कैंडिडेट का अपना महत्व होता है चुनाव में। हम ये नहीं कह सकते कि कैंडिडेट का कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर पूरी तरह से और देखें, मतलब ओवरऑल देखें, तो भारत का एक आमूमन मतदाता 60% वोट पार्टी को देख कर देता है, और बहुत कम लोग होते हैं जो उम्मीदवार को देख करके डिसाइड करते हैं कि उम्मीदवार अच्छा है बुरा है, वोट उसका किस तरफ जाता है। तो तकरीबन अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें तो 60% लोग पार्टी को देख के वोट देते हैं, 10-12% लोग उम्मीदवार को देख के वोट देते हैं। ऐसे 10-12-15% होते हैं लोग जो कि मुद्दों को देखकर वोट देते हैं, और बाकी कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं भाई कुछ पता नहीं, वोट डाल दिया, लेकिन हम ये कह नहीं सकते कि हमारे नहीं। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर संजय जी, उम्मीदवार की जात देखकर कितने लोग वोट देते हैं? अगर आप लोगों से पूछे तो कोई ये नहीं कहेगा कि हम जात देख के वोट देते हैं, लेकिन जो उम्मीदवार को देखते हैं उनमें ज्यादातर लोगों के जहन में यही होता है कि उम्मीदवार हमारी जाति का है, हमारे पड़ोस का है, हमारे समुदाय से है, और हमारे समुदाय के लिए हमारे लिए आगे काम करेगा। तो ये मुद्दा बहुत अहम होता है, और इसीलिए आप देखिए कि कैंडिडेट का जब सिलेक्शन करती है पार्टी, तो सबसे प्राइम मुद्दा तो ये होता है कि जो उम्मीदवार जीत सके चुनाव उसको टिकट देना है। लेकिन वो जीत सकता है, इसका आकलन करने के लिए पार्टी क्या करती है? सबसे पहले पार्टी अंकगणित का हिसाब करती है, किस कंस्टिट्यूएंसी में किस जाति के ज्यादा वोटर है, और उस जाति के वोटर में से एक उम्मीदवार ढूंढने की कोशिश की जाती है। तो जातीय अंकगणित तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्टी भी उसका ध्यान रखती है, कैंडिडेट भी समझते हैं इस बात को, क्योंकि वोटर जातीय अंकगणित के हिसाब से वोट देते हैं। बिल्कुल, और दर्शकों को काफी इस बात पे भी दिलचस्पी होगी किन किन को टिकट मिला है। तो कुछ और नाम हम आपको बता दें। पीलीभीत से संजय गंगवार जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट होने वाले हैं। सिरसागंज से हरिओम यादव को बीजेपी ने टिकट दिया। उसके अलावा एटा से बात करें तो विपिन कुमार डेविड जो हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं अलीगंज की बात करें तो सत्यपाल सिंह राठौर को बीजेपी का टिकट मिला। उसके अलावा लखीमपुर से योगेश वर्मा बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। हरदोई से नितिन अग्रवाल को टिकट मिला है, जबकि उन्नाव से पंकज गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। तो ये कुछ और नाम। सौरभ, मैं जफर साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन चूंकि आपकी पार्टी का तंज है, तो एक कमेंट में जरा इस पर एक बार सुनील जी का फिर ले लूं कि योगी जी कह रहे थे कि आप दूसरी लिस्ट निकालने से डर गए, पहली पर इतना हंगामा हो गया कि दूसरी में डर गए, और बीजेपी के कैंडिडेट दनादन डिक्लेयर हो रहे हैं। अच्छा देखिए, क्यों डर जाएंगे? क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या हमारे कैंडिडेट नहीं आएंगे क्या? भाई ये हमारी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, इसमें भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है? भाई चुनाव तो जनता के बीच होना है, लिस्ट में तो चुनाव होना नहीं है। तय तो करेगा किसान। ठीक भाई, मैं जफर साहब की पार्टी के बारे में केवल इतना कह सकता हूं, इनके विधायक, इनके सांसद दौड़ाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। कौन मार रहा है? हाँ, कहीं किसान मार रहा है, कहीं गांव वाले दौड़ा रहे हैं। तो ये मतलब मुझे लगता है ऐसी सरकार दी कि लोग सुकून से इनको पीट पा रहे हैं, यही इनकी उपलब्धि है। अच्छा ठीक है, चलिए आपकी बात पर एक मुझे अखिलेश यादव जी का तंज याद आ गया, वो मैं जफर साहब को बताऊं। वो सर्वे पर ही बोल रहे थे। अब उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, देखो अभी सर्वे आएंगे, सर्वे पे यकीन मत करना, क्योंकि हकीकत यह है कि जमीन पर बीजेपी वाले कूटे जा रहे हैं। ये उनके शब्द हैं, जफर साहब मेरे नहीं है। उन्होंने कहा बीजेपी वाले जमीन पर कूटे जा रहे हैं, जो अभी बात सुनील सिंह भी कह रहे थे। देखिए, आप सामने संजय भाई बैठे हैं यहाँ पर, और भी आप अमिताभ जी भी बैठे हैं, ये दोनों सेफोलॉजिस्ट हैं। अब आप उनको ऐसा कह रहे हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है, बिना काम किए इनके सारे सर्वे चल रहे हैं, बिना होमवर्क के लिए सर्वे दे देते हैं जस्ट बिकॉज सुनील जी कह रहे हैं कुछ, या उनके मुखिया जो है वो कुछ कह रहे हैं। हकीकत तो यह है कि इनका एक मेथोडोलॉजी वो फॉलो करते हैं। उस मेथोडोलॉजी में जिस तरह से बाकी सर्वेयर जो है और जो एजेंसीज है वो करती है, वैसे इन्होंने भी किया है। लेकिन उसमें जो है वेरिएशन हो सकता है। मैं कह सकता हूँ कि हाँ, उसमें वेरिएशन हो सकता है। कोई हो सकता है कि 10 बोले, हो सकता है 12 हो जाए, उससे 8 हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन ये कहे कि इन्होंने गलत काम किया है, इन्होंने गलत रिपोर्ट दी है और सर्वे गलत करते हैं, ये कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल एजेंसीज को इस तरह से कटघरे में खड़ा करना, किसी भी कोई
सम्मानित व्यक्ति नहीं कर सकता। नहीं, वो तो चलिए ठीक है जफर साहब ने इनकी इस बात का जवाब, इस बात का जवाब मुझे एक छोटे से उसमें दीजिए, मुझे ब्रेक लेने के लिए मजबूरी है, बहुत दबाव पड़ रहा है। ये कह रहे हैं कि कभी किसी विधायक को कोई स्टेज पर थप्पड़ मार देता है, कभी कोई जो है एमपी को दौड़ा देता है गांव में, ये सब हो रहा है, ये इसको हाईलाइट कर रहे हैं। अरे देखिए, ये कोई ऐसा घटना पहले तो हुई नहीं। कोई एक आध दो घटना अगर हुई भी होगी कुछ छोटी मोटी किसी और वजह से, आपसी दुश्मनी से किसी में, इसको इन्होंने बिल्कुल दूसरा कलर दे दिया है जी। तो ये हर लोग जानता है कि आपसी दुश्मनी किसी से भी किसी को हो सकती है, कोई एमएलए हो या एमपी हो या विधायक हो, कुछ भी हो, क्या उसकी दुश्मनी नहीं हो सकती किसी से जाति दुश्मनी? ठीक है, आप कुछ उसको यहाँ पर इस तरह का कलर देना सही। आपके एक विधायक स्टेज पर बैठे थे, उनको एक आदमी आया, उसने जो है चाटा मारा, ऐसा लगा कि चाटा मारा, बाद में उनको ये भी कहते सुना कि मैं तो प्यार से थपकी मारी थी। अब वो थपकी थी या क्या था, अब ये तो वो जाने। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और ग्राउंड जीरो रिसर्च का ओपिनियन पोल, और आज हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के पक्ष में कौन से मुद्दे चल रहे हैं और किन मुद्दों से हो सकता है उनको नुकसान। तो जिस एक मुद्दे से उनको सबसे ज्यादा नुकसान होने की बात कही जाती है, विपक्ष आरोप लगाता है, और वो है कोरोना काल में योगी सरकार का काम। तो कोरोना काल में कितने % लोगों को लगता है कि योगी ने ठीक काम किया, खराब काम किया, इसका भी सर्वे में हमने सवाल पूछा था। और ये जो आंकड़े आए हैं, इससे बहुत लोगों को हो सकता है वो इसको न माने और हो सकता है यकीन न करें, लेकिन 49% लोगों ने इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च के सर्वे में यह बोला कि कोरोना के काल में योगी सरकार ने अच्छा काम किया है। लगभग 50%, 49% लोग ऐसा कह रहे हैं। और खराब काम किया है ये कहने वाले भी कम नहीं है। 34% लोग मानते हैं कि खराब काम हुआ है, यानी योगी सरकार कोरोना की लहरों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाई, लोगों तक वो इंतजाम नहीं पहुंचा पाई जो कि होने चाहिए थे। और 17% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ठीक ठाक काम किया है। और पंकज, कोरोना की खास तौर पर दूसरी लहर में जो भी कुछ तस्वीरें आती थी, उस सब को लेकर के योगी आदित्यनाथ सबके निशाने पर थे। उसके बावजूद अगर 49% लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा काम किया, तो ये कम से कम उस विमर्श के बीच में हैरानी वाली बात। बिल्कुल हैरानी वाली और कहीं ना कहीं उपलब्धि कही जा सकती है। अगर ये हम पूछ लेते हैं अमिताभ भूषण जी हमारे साथ ग्राउंड जीरो रिसर्च के। अमिताभ जी, 49% काफी अच्छा इसे कहा जा सकता है। हालांकि विपक्ष की बात करें तो लगातार क्रिटिसाइज करता रहा कि कोरोना ठीक से हैंडल नहीं हुआ, वैक्सीनेशन, हालांकि इतना बड़ा प्रदेश, इतनी पॉपुलेशन, बावजूद उसके अगर 49% दे रही है जनता। निश्चित तौर पर देखिए, कई बार ये लगता है, हम जब ये सोचते हैं तो लगता है कि हाँ, ये मुद्दे इतने प्रभावी हैं और इस तरीके से लोग सोच रहे होंगे। लेकिन मैं फिर से बताना चाह रहा हूं कि जब 10,000 सैंपल साइज हम कर रहे थे, तो पांचों जो क्षेत्र है उसके भीतर 73 विधानसभा के भीतर जाके जो हमने ये काम किया, तुलनात्मक तौर पर जो हमने लोगों से बातचीत की, उसमें प्रश्नावली में हमने रखा था कि कोरोना के दौरान सरकार की गतिविधि को आप कैसा मानते हैं। उसके ये जो आंकड़े हैं, इसमें दोनों किस्म के लोग थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ये लगा कि उनके परिजन तक या उनके जुड़े हुए लोगों तक मदद पहुंच पाई थी। बहुत आयत लोग ऐसे थे जो ये मानते थे कि जो मदद पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची। तो ये मिली-जुली प्रतिक्रिया थी। पर इसमें राहत की बात बीजेपी के लिए ये है कि फिर भी 49% ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कोरोना के दौरान जो बुरा प्रभाव या खराब अनुभव है शायद उस रूप में नहीं पहुंचा, जिसके कारण वो ये मानते हैं कि सरकार का काम बेहतर था या शायद उन तक सुविधा पहुंची। तो ये दोनों ही बात है और आंकड़े बिल्कुल सामने हैं। इसमें कोई आंकड़ों में कोई उस तरीके की गुंजाइश है भी नहीं। जो सवाल है उस पर जो जवाब है वो बिल्कुल सामने है। तो आपका सवाल तो सीधा था कि कोरोना काल में योगी सरकार ने कैसा काम किया। तो किसी ने कहा अच्छा काम किया, किसी ने कहा खराब काम किया, किसी ने कहा ठीक ठाक काम किया। संजय जी, इस आंकड़े से आप सहमत हैं? नहीं, मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूं इस आंकड़े से। और आश्चर्यचकित होने की बात यह नहीं है कि मुझे नहीं लगता है कि योगी सरकार का काम बहुत अच्छा था। तो अगर इसकी पुष्टि कैसे हो, मुझे लगता है कि अमिताभ जी को ने जिक्र किया इस बात का कि 10,000 का सैंपल था, लेकिन सैंपल साइज से ज्यादा अगर अमिताभ जी ये बता पाते कि सैंपल का प्रोफाइल क्या है, इसमें रूरल अर्बन कितने लोग हैं, ग्रामीण और शहरी मतदाताओं की अनुपात क्या है, अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय के लोग क्या है, जो सैंपल रिप्रेजेंटेटिवनेस का बात करते हैं कि क्या सचमुच आपका जो सैंपल 10,000 का है वो यूपी के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है या नहीं करता है, इससे इस बात की पुष्टि हो जाती। थोड़ा हम और भरोसा ये तो मैं अभी उनसे जान लेता हूं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोगों को योगी सरकार का काम पसंद नहीं आया होगा, क्या मैं ये समझूं? हाँ, मुझे कम से कम ऐसा लगता है। मैंने कोई अभी सर्वे नहीं किया है जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि नहीं है ऐसा, बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
ज्यादातर लोगों को कम से कम कोरोना के बारे में योगी सरकार का काम पसंद नहीं आया होगा। लेकिन हम ये जानते हैं, सर्वे मैं कई सालों से करता रहता हूं, इस विधि को मैं समझता हूं, कई बार आपको आश्चर्यचकित करते हैं आंकड़े, और हमें आंकड़ों को ही भरोसा पे ही विश्वास करना होता है, न कि अपनी धारणा पे। लेकिन उस भरोसे पाने के लिए ये जरूरी है कि हम ये जान लें कि सर्वे की विधि। अमिताभ जी आपको बता देंगे, ठीक है भाई, गांव में उस वक्त मदद पहुंच रही थी कि नहीं पहुंच रही थी, दूर दराज इलाकों में दवा मिल रही थी कि नहीं, अस्पताल में बेड मिल रहा था कि नहीं, ऑक्सीजन थी कि नहीं, ये सब बहुत बड़ा विषय था। ये आप उनकी बात का जवाब दें अगर अमिताभ जी। निश्चित तौर पर देखिए सौरभ जी, जिस बात को संजय जी जानना चाह रहे थे, तो जैसा हमने कहा कि सैंपल साइज को हमने इक्वल प्रोपोर्शन में तोड़ा था, ग्रामीण और शहरी दोनों ही विधानसभा के भीतर, और न केवल किसी एक क्षेत्र में बल्कि 5 हिस्सों में जिस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश को विभक्त किया है, उसकी 73 अलग अलग विधानसभा है, जिनमें ग्रामीण विधानसभा, शहरी विधानसभा, उसके भीतर जातियों के आधार पर भी जो अनुपात है उसी के आधार पर ये सैंपल साइज कलेक्ट किया गया है। तो धारणा के आधार पर अगर हम केवल विचार करेंगे तो ये आंकड़े अलग लगेंगे। जी जी, एक बार लें जरा संजय जी को भी स्क्रीन में लें, अमिताभ जी के साथ। जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं, आप कह रहे थे उस अनुपात में लिया, तो एक स्लाइड की तो जरूरत थी। ये आंकड़े तो बता देते, 10,000 में कितने प्रतिशत ग्रामीण मतदाताओं का आपने इंटरव्यू किया, और कितने शहरी, कितने दलित, कितने मुस्लिम, कितने आदिवासी, कितने अपर कास्ट। तो अगर इन आंकड़ों को सामने रख दिया जाता तो शायद इसकी भ्रांति नहीं होती। कम से कम इसमें मिस का जवाब मैं आपको संजय जी देता हूं, इसमें इनकी गलती नहीं है। इनका जो डेटा है जो हमारे पास आया है, क्योंकि टीवी पे दिखाने का हमारा काम है, अब वो डेटा तो आप समझते हैं कि कितना डेटा होता है, तो उसमें से जो मोटा मोटा डेटा जो लोगों के मतलब का वो हम बता रहे हैं। आपने जो कहा है वो डेटा है हमारे पास, और उसकी आप कभी आगे विषय में अगले होंगे अगर सर्वे, तो उसमें वो भी रख दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो डेटा नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका, लेकिन अब टीवी पर प्रेजेंटेशन, ग्राफिक वगैरह सब आप एक अलग विषय है, मैं उसमें इसलिए उसमें नहीं जा रहा हूं। अब एक काम करते हैं क्योंकि समय कम रह गया पंकज, तो 2 और बड़े विषय हैं वो अगर आप दिखा। बिल्कुल, हम चूंकि इस पर बात कर सकते थे, सुनील जी हमारे साथ हैं, जफर भाई हमारे साथ हैं, लेकिन जरा एक साथ बात कर लेंगे। अब चूंकि हमने बात की, शुरुआत की थी कानून व्यवस्था से, फिर हमने बिजली की बात की, और फिर कोरोना किस तरह से हैंडल हुआ उसकी बात की। एक और बड़ा अहम मुद्दा है, वो है सड़कों का मुद्दा। पिछले चुनावों में सौरभ, जो पिछले विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे, मैं खुद उत्तर प्रदेश गया था, और जो सड़कों की हालत थी वो इतनी ज्यादा खराब थी। तो क्या सड़कों पर योगी सरकार ने अच्छा काम किया है? सड़कों की हालत जो पहले हुआ करती थी, घंटों लग जाया करते थे एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक जाने में, तो क्या उसमें किसी तरह का चेंज, किसी तरह का बदलाव आया है? तो जरा उसको देख लेते हैं। तो 45% लोग जो है वो कह रहे हैं सुधार हुआ है सड़कों की हालत में, जबकि खास बदलाव नहीं हुआ है 33% लोग कह रहे हैं, और 22% लोग हैं वो ये कह रहे हैं सौरभ कि हालत जो है वो खराब रही है। जल्दी से मैं एक और मुद्दा भी ले लेता हूं, वो किसानों का, फार्मर्स की बात हम कर लेते हैं। यानी किसान जो है योगी राज में, उनकी हालत कैसे हुई है? तो 35% लोग जो है वो कह रहे हैं पहले से बेहतर हुई है, 33% कह रहे हैं खास बदलाव नहीं हुआ है, और 32% लोग जो है वो कह रहे हैं कि बेहद खराब हालत, यानी पहले से भी खराब हालत हुई है किसानों की। सौरभ, ये जो 2 मुद्दे, खास तौर पर कोरोना का और उसके बाद किसानों का, इस पर जरूर लोगों को आश्चर्य हो सकता है, क्योंकि दोनों ही मामलों में माहौल पूरी तरीके से यूपी सरकार के खिलाफ ही बना हुआ था। लेकिन आपने देखा कि बहुतायत में इससे संतुष्ट ही नजर आए हैं उत्तर प्रदेश की जनता हमारे सर्वे के अंदर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।